नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को देखा और हमने ये भी समझा कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था। उसमें हमने दो इतिहासकारों को मुख्यतः पढ़ा, जो उन दोनों इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, अपने अपने मत दिए हैं। पहले इतिहासकार हैं हरिप्रसाद शास्त्री, जो कि बोलते हैं ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। उस उनके तर्कों का खंडन करते हैं हेमचंद्र राय चौधरी, और वो बोलते हैं कि नहीं, पूरी तरीके से ये बात सच नहीं है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि कुछ कुछ बातें हमें ऐसी दिखती हैं जिसमें पता लगता है कि मौर्य साम्राज्य खुद खुद ब्राह्मणों का सपोर्ट करता था। उसके बाद उन्होंने जो तर्क दिए, उन्होंने दिए अशोक की अहिंसावादी नीति जो थी, वो मुख्यतः रीजन था मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। और उनके भी तर्कों को हमने कंक्लूड किया था कि अगर हरिप्रसाद शास्त्री कह रहे हैं अशोक की अहिंसावादी नीति कारण थी मौर्य साम्राज्य के पतन में, तो हमें कलिंग के बाद ना तो अशोक ने उसको वापस किया। अशोक ने अगर अहिंसा की नीति पूरी तरीके से अपना ली थी तो अशोक को अपनी सेना को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया। और भी कई चीजें, अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो आप उस क्लास को पढ़ लीजिए और उसके बाद इस क्लास को आप समझेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस क्लास में हमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को समझना है। सप्तांग सिद्धांत हम देखेंगे, यानी राज्य के 7 अंग वाला सिद्धांत हम देखेंगे। हम लोग मंडल सिद्धांत को देखेंगे, या राजमंडल सिद्धांत भी कई जगह पे उसको बोला जाता है। हम लोग प्रशासनिक इकाई और उसमें सम्मिलित क्षेत्रों को देखेंगे, वहां पर कौन कौन शासन कर रहा था, वहां पे कौन कौन शासक था, हम उन चीजों को देखेंगे। और हम लोग मौर्य नगर प्रशासन को देखेंगे। मौर्यकालीन जो मौर्य राज के लोक कल्याणकारी तत्व थे, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो आज इस क्लास में लगभग 2-3 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी, उसमें आपको ऐसे समझना है कि हम इससे पहले के जो काल को देख चुके हैं, उसमें हम लोग वैदिकोत्तर काल को देख चुके हैं। और हमने ये देखा था कि वैदिकोत्तर काल में कुछ नई प्रवृत्तियां वहां पे हमें देखने को मिल रही हैं। अब वो नई प्रवृत्तियां जो थी, श्रेणी, उद्योग हमें देखने को मिले इस काल में, क्योंकि साम्राज्य विस्तार हो चुका है और एक तरीके से स्टेट केंद्रीकृत तरीके से चल रहा है। एक शासक है, उसको वो बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर रहा है। और हमें मौर्य शासन में, मौर्य काल में ये भी देखने को मिलेगा कि राज्य कई व्यापार पर, कई उद्योगों पर अपनी मोनोपोली भी करेगा, यानी एक अधिकार वो किसी और को वो व्यापार नहीं करने दे रहा। मौर्य काल में वैदिकोत्तर कालीन प्रवृत्तियां निरंतर रही और उनका विकास हुआ। तो ये जो प्रवृत्तियां थी, वैदिकोत्तर कालीन प्रवृत्तियां क्या थी? वैदिकोत्तर काल में हमें कृषि और कृषि अधिशेष देखने को मिलता है, हमें नगरीकरण देखने को मिलता है, हमें वहां पे प्रोटो सिटीज देखने को मिली, कौशाम्बी, हस्तिनापुर जैसी प्रोटो सिटीज हम लोग वहां पर देख रहे हैं। हमें वहां पर लोहे का, श्याम अयस और अयस का व्यापार हमें देखने को मिलता है। और नॉर्मली व्यापार भी हमें वहां पर देखने को मिलता है, विदेशी व्यापार हमें देखने को मिल रहा है, बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार, शिल्प, श्रेणियां, सिक्के हमें वहां पर देखने को मिल रहे हैं। मौर्यों के केंद्रीकरण ने अर्थव्यवस्था के विषय का आधार तैयार किया। मौर्यों को जो केंद्रीकरण था, इसी के कारण से जो मौर्य साम्राज्य है, इसका एक तरीके से अर्थव्यवस्था का आधार तैयार किया। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि मौर्य राज्य ने अर्थव्यवस्था में किस तरीके के स्टेप्स लिए। तो मौर्य राज्य ने अर्थव्यवस्था में एक सहभागी के रूप में कार्य किया। इसने राज्य की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों, कृषि, शिल्प, व्यापार में हिस्सा लिया। कौन हिस्सा ले रहा है? राज्य खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। किसमें? कृषि में, शिल्प में, व्यापार में। और आप इस चीज को समझते रहिए, जब जब राज्य इन सब चीजों में या इन व्यापारों में या इन उद्योगों में अगर अपना 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 पार्टिसिपेंट, अपनी सहभागिता दिखाएगा तो इसकी उन्नति होगी। हाँ, बहुत ज्यादा अगर कर देगा, बहुत ज्यादा अगर कर देगा तो वो तानाशाही या और तरीके की चीजें हो जाएंगी, लेकिन हमें अभी उस पर गौर नहीं करना। हम जब आने वाली क्लासेस पे पढ़ेंगे हम उसको समझेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य इसमें सहभागिता दिखा रहा है, हिस्सा ले रहा है, कृषि, शिल्प, व्यापार आदि जैसी चीजों में। उदाहरण स्वरूप, राज्य की भूमि की देखभाल के लिए सीता अध्यक्ष, यानी राज्य की जो भूमि है उसकी देखभाल कौन कर रहा है? हमें एक अध्यक्ष का नाम मिलता है जिसका नाम था सीता अध्यक्ष। ये कुछ नाम है जो
प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप एक शॉर्ट नोट टाइप का बना लीजिएगा कि भूमि की देखभाल करने वाला अध्यक्ष सीता अध्यक्ष, और वस्त्र के कारखानों का नियंत्रण जो करता था उसको सूत्राध्यक्ष बोलते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप एक बार शॉर्ट नोट पे एक छोटे से पैड पे बना लीजिएगा, तो आपके लिए इजी होगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। वस्त्रों के कारखानों का नियंत्रण सूत्राध्यक्ष के अधीन आदि। तो आप यहां देख रहे हैं सीता अध्यक्ष, सूत्र अध्यक्ष, ये अध्यक्ष हैं, ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो राज्य नियुक्त कर रहा है। ये क्या देखते होंगे? ये देखते होंगे वर्क की क्वालिटी, वो जो व्यापारी वो या वो उद्योग जो हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि जब क्वालिटी अच्छी होगी तभी व्यापार अच्छा होगा और लोग उस चीजों को खरीदेंगे। तो राज्य यहाँ पर इनमें सहभागिता दिखा रहा है। मौर्य राज्य ने अर्थव्यवस्था के विनियामक के रूप में भी भूमिका निभाई, यानी रेगुलेटर। हमने पहले देखा है कि पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा हम देख रहे हैं रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट क्या कर रहा है? रेगुलेशन करने के लिए उसने पड़ा अध्यक्ष नामक अधिकारी को नियुक्त किया और बाट एवं पैमाने पर नियंत्रण के लिए पोतवा अध्यक्ष को नियुक्त किया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाट या पैमाने में कोई धोखाधड़ी कर रहा है। 1 किलो का बाट है, उसमें 700 ग्राम के हिसाब से वो दे रहा है और 200 ग्राम का 300 ग्राम का नुकसान जनता को हो रहा है। तो इस तरीके के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? पोतवा अध्यक्ष। और व्यापार पर नियंत्रण के लिए पराध्यक्ष। राज्य में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर अपनी मोनोपोली भी स्थापित करी, अपना एक अधिकार। और वो जो एक अधिकार था वो था खनन में, जो कि अकराध्यक्ष थे, सिक्के लक्षणाध्यक्ष, शराब उद्योग सुरा अध्यक्ष, और जहाज रानी उद्योग और हथियार उद्योग में राज्य क्या था? मोनोपोली था। तो ये प्रश्न आ सकता है कि राज्य मौर्य साम्राज्य का जो एकाधिकार था वो किन व्यापारों पर था, और 4 पॉइंट या 3 पॉइंट दे देगा इन पे। तो आपको ये याद रखना है कि एक अधिकार किस पे था? खनन पर, सिक्के पर, शराब पर और जहाज रानी पर और हथियार उद्योग पर। राज्य ने एक सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर की भी भूमिका वहां पर निभाई और परिवहन की सुविधाओं को विकसित किया। परिवहन की सुविधाएं कैसे विकसित करेंगी? अच्छी अच्छी सड़कें बनाई होंगी या फिर बंदरगाह बनाए होंगे, वो ऐसी चीजें। बंदरगाह और ये सब चीजें हम आने वाली क्लास में हम मौर्योत्तर काल में बहुत सारे बंदरगाहों को देखने वाले हैं। राज्य ने पहली बार करों को राज्य का मुख्य आय का आधार बनाया। उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था में हमें करों की एक लंबी सूची मिलती है, जिसे धार्मिक कर, भाग प्रणय आदि के रूप में लिया जाता था। यानी हम पहले देख चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य लगभग हर क्षेत्र पर कर ले रहा है, यहां तक कि गड़ी गांव पर यानी प्रोस्टिट्यूशन पर भी वो कर लगा रहा है। अगर कोई भी प्रोस्टिट्यूशन के काम में है तो वो उन तक से कर ले रहा है। तो धार्मिक कर, भूमि कर, संकट काल में लिया जाने वाला कर, यानी अगर किसी राज्य ने हमला कर दिया उस काल में या अकाल में, इस तरीके के जो कर लिए जाते थे उसको संकट काल का कर बोल रहे हैं। यानी राज्य हमें वहां पे टैक्सेशन सिस्टम वहां पर अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। मौर्य काल के प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी अति केंद्रीकृत। यह केंद्रीकरण हमें राजनीतिक संदर्भों में तो दिखाई देता है, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देता है। अगर दूसरे शब्दों में समझे तो ज्यादातर आर्थिक क्रियाकलाप राज्य के गहन नियंत्रण में संचालित होते थे। इसके प्रमाण स्वरूप हम अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से उल्लिखित अध्यक्ष नामक अधिकारी को देख सकते हैं। अब ये जो अध्यक्ष था ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी। अब ये अध्यक्ष कौन होते थे? तो ये जो अध्यक्ष थे ये अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण में अध्यक्षों एवं इनके विभागों का विस्तार से वर्णन दिया गया है, जो अध्यक्षों की महत्वता को दर्शाते हैं। इन अध्यक्षों का मुख्य कार्य आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण था। इन अध्यक्षों के वेतन 12,000 पर्ण, 4,000 पर्ण तथा 1,000 पर्ण के रूप में मिलते थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि अध्यक्षों का भी वर्गीकरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी ये बड़ा अध्यक्ष है, ये छोटा अध्यक्ष है, इनको जो सैलरी दी जाती थी ये पड़ों में दी जाती थी। और ये अध्यक्ष कौन थे? अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए क्षेत्रों पर ये लोग नियंत्रण रखते थे। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, राज्य जो है पार्टिसिपेंट की भूमिका निभा रहा है, रेगुलेटर की भूमिका निभा रहा है, बहुत ज्यादा टैक्सेशन सिस्टम वहां पर है, फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा है। इस तरीके की चीजें हम लोग मौर्य काल में हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट और है कि वैदिकोत्तर काल में मुद्रा के विकास के बाद मौर्य काल तक आते आते मुद्रा व्यवस्था का पर्याप्त विकास हो गया था। इस काल में अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण, नगदी अर्थव्यवस्था यानी
कैश इकोनॉमी के भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप मौर्य प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन पर्ण में दिया जाता था, जो कि मौर्य की राजनीतिक मुद्रा थी। तो जो ये राज्यता फैसिलिटेटर, पार्टिसिपेट, अपनी मोनोपोली रख रहा है, टैक्सेशन सिस्टम है और रेगुलेटर है, इस तरीके की अर्थव्यवस्था में चीजें मौजूद वहां पर थी। हमें सीता अध्यक्ष, पणा अध्यक्ष, इन तरीके के वहां पर अध्यक्ष देखने को मिल रहे हैं। एक सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत, और ये जो है इसका अर्थ है कि राज्य के 7 अंग। अब राज्य के 7 अंग जो है उनको, जैसे राजा जो है वो सिर होता है एक राज्य का, अमात्य आंख होती है, जनपद जंगा होती है, या फिर जनपद जैसे क्षेत्र, टेरिटरी, या फिर रीजन, इस तरीके से वो जांग होती है, दुर्ग बाह होती है, बाजू होती है, कोश मुख, दंड बल सेना मस्तिष्क होती है, मित्र जो होते हैं वो राज्य के कान होते हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों की चर्चा है जो कि किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के जो 7 अंग हैं जो हमने पढ़े, ये राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड यानी सिर, आंख, जांग, बाह, मुख, सेना, मस्तिष्क और कान, ये एक राज्य के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। एक मंडल सिद्धांत भी है। मंडल सिद्धांत आप ऐसे समझ लीजिए, जो आपने एक कहावत सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अर्थशास्त्र में हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि जो आपका पड़ोसी राज्य है वो आपका नेचुरल एनिमी है। नेचुरल एनिमी मतलब स्वाभाविक है कि वो आपको दुश्मन ही हो, क्योंकि या तो वो आपका राज्य कब्जा करना चाहेगा अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए, या फिर और अन्य कारणों से अपनी हदों को बढ़ाने के लिए, और जो उसका पड़ोसी होगा वो उसका नेचुरल एनिमी होगा, वो उसका दुश्मन होगा, मगर वो जो उसका दुश्मन होगा वो आपका दोस्त होगा। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो योर नेबर्स इज योर नेचुरल एनिमी एंड द नेबर्स इज योर फ्रेंड। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब ये जो तरीका है ये इसलिए अर्थशास्त्र में बताया गया है क्योंकि इसी तरीके से राज्य एक दूसरे को जीतेंगे, यानी अपने साम्राज्य में शामिल करेंगे। एक राज्य है, उसका पड़ोसी राज्य है, वो उस पर कब्जा करना चाहेगा, लेकिन उस पड़ोसी राज्य पर दूसरा पड़ोसी राज्य कब्जा करना चाहेगा। तो इस तरीके से कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो कि अर्थशास्त्र में बताई गई हैं। जैसे विजिगिषु जो कि जीत की इच्छा रखने वाला राज्य था, अरि जिसे शत्रु देश या शत्रु राज्य बोलते थे, मित्र मध्यस्थता यानी जो मध्यस्थता राज्य निभाते थे, उदासीन दूर का राष्ट्र या न्यूट्रल यानी जो ना तो लड़ाई करना चाहता था ना कोई तरीके, बस उसको अपने बिजनेस से मतलब है, अपने व्यापार से मतलब है, इस तरीके के राज्य। कुछ प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, जैसे अशोक ने राज्य की नीतियों को नई दिशा दी, या राज्य के संदर्भ में अशोक के नवीन दृष्टिकोण को बताइए, अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य या अशोक के सुधार कार्य को बताइए। तो ऐसी कई चीजें हमें धम्म के नीतियों से मिलती हैं, पता चलती हैं, और अशोक के कार्य जो कल्याणकारी कार्य थे उनसे हमें पता चलती हैं। वो क्या है? पैतृक राजतंत्र यानी पैटर्नल मोनार्की, सभी प्रजा मेरी संतान है। और जो अशोक है, धौली अभिलेख में अशोक बोलता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है। अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य, नहरें बनवाना, पेड़ लगवाना, इस तरीके की चीजें। अशोक की धम्म नीति, अशोक की धम्म विजय की नीति, यानी भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति को जब अशोक अपना रहा है तो वो भी इस तरीके से उसके सुधार या उसके नवीन दृष्टिकोण को एकदम बताता है। अशोक पहला शासक था जिसने विस्तृत पैमाने पर अभिलेख जारी किए। इन अभिलेखों के माध्यम से जनता को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया, कुछ निर्देश दिए और कुछ उच्च आदर्शों को प्रदर्शित किया। अशोक पहला शासक था जिसने व्यापक स्तर पर कला को प्रोत्साहित किया, व्यापक स्तर पर स्तंभों का निर्माण किया, स्तूपों का निर्माण किया, गुहा स्थापत्य का निर्माण किया, और अशोक ने बाराबर की पहाड़ियां जो आजीविकों को दान में दी थी, वहां पर भी उसने इस तरीके की कलाकृतियां वहां पर भी दिखाई थी। बौद्ध धर्म का अनुयायी तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में कई मिशन कार्य भी उसने करे, जैसे बर्मा, श्रीलंका में मिशनरीज भेजे। आप जानते होंगे मिशनरीज क्या होता है, मिशनरीज अपने धर्म प्रचार को जो करते हैं। तो इस तरीके से ये जो
कुछ तत्व हैं, ये जो कुछ बातें हैं, अगर अशोक का कल्याणकारी राज्य पूछा जाए, अशोक के सुधार कार्य पूछा जाए, उसका नवीन दृष्टिकोण पूछा जाए, उसकी स्टेट पॉलिसीज किस तरीके से राज्य को नई दिशा दिखाने में भूमिका निभाती हैं, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने हैं। अब हमें अशोक के नगर प्रशासन को देखना है, तो नगर प्रशासन में आप ऐसे समझते रहिए कि हमारे पास कुछ स्रोत है जिससे हम अशोक के नगर प्रशासन को समझते हैं। वो स्रोत जो है वो है अर्थशास्त्र और इंडिका मेनली है। हालांकि अशोक के अभिलेख भी है, कुछ साहित्यिक स्रोत भी है, लेकिन जो मेन है वो अर्थशास्त्र और इंडिका है। और अर्थशास्त्र में हमें इंडिका में हमें एस्ट्रोनोमोई नामक एक शब्द मिलता है जिसका मतलब होता है नागरक या प्रमुख, और ये नागरक और प्रमुख हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है नगर का प्रमुख, यानी एक ऐसा अध्यक्ष जो नगर का प्रमुख है। हमें यहाँ पे 30 सदस्य परिषद दिखाई देती है, जैसे कि हमें औद्योगिक क्षेत्र में 5 अधिकारी दिखाई देते हैं, वैदेशिक में 5 सदस्य दिखाई देते हैं, जनगणना वाले क्षेत्र में 5, व्यापार में, कला में, क्रय विक्रय कर में आदि में हमें अधिकारी दिखाई देते हैं। परिषद है और उसमें सदस्य है, कितने सदस्य हैं? टोटल 30 सदस्य हैं, 5-5 हर एक में है, यानी औद्योगिक में भी 5 है, वैदेशिक में 5 है, जनगणना वाले में 5 है, व्यापार में 5 है, कालाबाजारी कोई कर रहा है नहीं कर रहा है इसमें 5 सदस्य हैं, क्रय विक्रय से रिलेटेड जो कर है उसमें भी 5 अधिकारी हैं। कर चोरी पर जो है यहाँ पे मृत्युदंड की प्रावधान था। मौर्यों की राजनीतिक व्यवस्था या उसका प्रशासन कैसा था? तो विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों, केंद्र, प्रांत, मंडल, जिला, ग्राम के विषय में वर्णन हमें मिलता है। विस्तृत नौकरशाही अथवा राजकीय अधिकारियों की चर्चा, जैसे तीर्थ, अध्यक्ष, अमात्य आदि की हमें चर्चा मिलती है। विस्तृत कराधान तंत्र यहाँ पर था। राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप, सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, नगर प्रशासन आदि जैसी हमें चीजें लिखनी है अगर हमें मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन के बारे में प्रश्न अगर हमें देखने को मिलता है। मौर्य राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य के तत्व हमें देखने हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौर्य राज्य में कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो कि एक वेलफेयर स्टेट को डिफाइन करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एक वेलफेयर स्टेट की एक आदर्श स्टेट, एक आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए, वो कुछ तत्व हैं जो कि हमें अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। तो अर्थशास्त्र जनता के कल्याण को राजा का नैतिक उत्तरदायित्व बताया गया। अर्थशास्त्र में क्या बताया गया कि राजा का नैतिक उत्तरदायित्व ही है ये कि अगर वो राजा है तो प्रजा का कल्याण करे। राजा को अपनी जनता की सुधार समृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। राजा की खुशी और लाभ अपनी जनता की खुशी और लाभ में होनी चाहिए। राजा को पिता तुल्य होना चाहिए, और यही अशोक बोलता भी है कि सारी प्रजा मेरी, धौली अभिलेख में अशोक क्या बोलता है? सारी प्रजा मेरी संतान है, जो कि पैतृक राजतंत्र को दर्शाता है। वृद्ध, अनाथ व अपंगों की देखभाल की जानी चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए, यानी वर्णाश्रम आप जानते ही हैं, वर्णाश्रम हर वर्ण का अपना अपना धर्म होता है, उसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। अब ये तो रहे अर्थशास्त्र में क्या क्या हमें उल्लेख मिलते हैं, कल्याणकारी राज्य के तत्व क्या क्या हमें मिलते हैं अर्थशास्त्र में। हमें अशोक के अभिलेख में क्या क्या वर्णन मिलता है, एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के तत्व क्या क्या मिलते हैं? सभी प्रजा मेरी संतान है, ये कहाँ बताया है? बृहद शिलालेख 1 में और 2 में। हर समय चाहे मैं भोजन करता रहूं या अंतःपुर में रहूं या शयन कक्ष में, चाहे बाग में रहूं या सवारी पर, सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित करते रहे। प्रतिवेदक मतलब रिपोर्टर जो होते हैं वो मुझे बताते रहे कि मेरी प्रजा किस हाल में, कोई उन पर संकट तो नहीं आया। इस तरीके से अशोक बोलता है। रास्ते के किनारे वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना, मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सालय देखभाल करना, और यह हमें बृहद शिलालेख 2 और 7वें स्तंभ लेख में हमें पता चलता है। जो हमने अशोक के धम्म वाली जो क्लास है उसमें हमने देखा था, वो क्लास में भी आप एक बार देख लीजिए, और परिचय वाली क्लास भी एक बार आप देख लीजिए, तो आपको ये पता लग जाएगा शिलालेख नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7 ये क्या है। आत्मनियंत्रण एवं चित्त की शुद्धि की बात अशोक करता है। माता पिता की आज्ञा मानना, मित्रों संबंधियों ब्राह्मणों के प्रति उदार का भाव रखना, जीवों के प्रति हिंसा ना करना, अल्प व्यय करना, अल्प संचय करना, ऐसी चीजें। तो ये जो कुछ बातें हैं ये हमें अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त कुछ चीजें हैं जिससे हमें पता लगता है कि वो वेलफेयर स्टेट क्या था। फिर भी
जितने तत्व हमने अशोक के अभिलेख में पढ़े, जो अभी अशोक के अभिलेखों में जो वर्णन मिलता है हमें कल्याणकारी राज्यों का, वो सारे पूरी तरीके से पूर्ण हो गए ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि अगर कोई शासक इतने समय पहले उस समय में ऐसी बातें कर रहा है तो ये प्रशंसनीय है वास्तविकता में। तो ये अशोक का नगर प्रशासन हमने देखा, और अशोक के राज्य कल्याणकारी राज्यों के तत्व क्या थे वो हमने देखा। अगली क्लास से हमें मौर्योत्तर काल को पढ़ना है, और मौर्योत्तर काल में बहुत सारी चीजें हैं, और मौर्योत्तर काल को आप ऐसे समझते रहिए कि एकदम मौर्यों के बाद का जो काल है उसे हम पोस्ट मौर्य पीरियड बोलते हैं। उस वो लंबा काल है, उस समय में बहुत सारी घटनाएं भारत में हो रही है, विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, और सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में कुछ राज्य उभरेंगे। उन राज्यों का बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमें वो सब चीजें देखनी है। और हमें देखना है चोल, चेर, पांड्य हमें देखना है, हमें शुंग, कर्ण वंश देखने हैं जो कि गंगा वैली वाले क्षेत्र में थे। हमें उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण जैसे हमें शासक पढ़ने हैं। ये मौर्योत्तर काल में हम सब चीजें पढ़ेंगे। आज हमने जो देखा एक बार हम लोग उसको ब्रीफ कर लेते हैं। हमने आज अर्थव्यवस्था देखी, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, जिसमें जो राज्य है वो एक पार्टिसिपेंट की भूमिका निभा रहा है, वो फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा है, उसकी मोनोपोली है, वो टैक्सेशन की भूमिका निभा रहा है, वो रेगुलेटर की भूमिका निभा रहा है। बहुत सारे हमें अध्यक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं, हमें सीता अध्यक्ष देखने को मिलता है, हमें सूत्रा अध्यक्ष देखने को मिलता है, हमें पड़ा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, एक अधिकार हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे क्षेत्रों पे एक अधिकार था, उसके जो अध्यक्ष थे, जो जैसे सिक्के वाले क्षेत्र का अध्यक्ष जो था लक्षण अध्यक्ष, शराब वाले उद्योग का जो अध्यक्ष था उसे सुरा अध्यक्ष बोलते थे। हमें राज्य फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता हुआ वहां पे दिख रहा है। टैक्सेशन जो था वो वहां पर बहुत ज्यादा विस्तृत तरीके से लिया जाता था, लगभग हर जगह पर हमें धार्मिक कर देखने को मिल रहे हैं, हमें संकट के समय पे लिए जाने वाला कर भी देखने को मिल रहा है। हमने सप्तांग सिद्धांत देखा, जो कि राज्य के 7 अंग होते हैं, सर, आंख, अमात्य क्या होता है। राज्य के 7 अंग जो हैं वो सप्तांग सिद्धांत है। राज्य के 7 अंग, राजा सिर होता है, अमात्य आंख होता है, जनपद जंगा होती है, और दुर्ग बाह होती है, कोष मुख होता है, दंड बल सेना जो होता है मस्तिष्क होता है, मित्र जो होता है वो कान होता है। उसके बाद हमने मंडल सिद्धांत देखा कि आपका पड़ोस जो आपका दुश्मन है, उसका जो दुश्मन होगा वो आपका दोस्त होगा, यानी जो आपका पड़ोसी है वो आपका नेचुरल एनिमी है। पड़ोसी मतलब ये आज वाले पड़ोसी नहीं, राज पड़ोसी, राज्य वो आपका नेचुरल एनिमी है, और उसका जो पड़ोसी होगा वो आपका दोस्त हो जाता है। ये हमने मंडल सिद्धांत में हमने देखा। एक और चीज हमें देखनी थी, हालांकि वो मैंने जानबूझकर यहाँ पर छोड़ी है, इसके लिए एक शॉर्ट क्लास हम बना लेंगे। इसमें प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी थी मौर्योत्तर काल में, और उसमें सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से थे, उसका प्रशासनिक प्रमुख क्या कहलाता था, और उसकी राजधानी क्या थी। इसके लिए हम एक शॉर्ट क्लास लेंगे, 4-5 मिनट की क्लास एक लेंगे, उसको हम अच्छे से मैप में दर्शाएंगे कौन कौन सा क्षेत्र क्या कहां कहां पर था। अशोक के राज्य की स्टेट पॉलिसीज हमने हमने समझी, अशोक की नया दृष्टिकोण क्या था, अशोक के सुधार कार्य और उसके लोक कल्याणकारी कार्य क्या थे। तो अशोक की धम नीति, अशोक की धम विजय की नीति, पहला शासक था जिसने जनता को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया और उसके उच्च आदर्शों को प्रदर्शित किया, इस तरीके के कार्य। हमने मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन देखा, जो कि इंडिका में एस्ट्रोनोमोई नामक हमें एक व्यक्ति देखने को मिलता है, जो कि अर्थशास्त्र में नागरक और प्रमुख के नाम से जाना जाता है, जो कि नगर का प्रमुख होता था। हमें 30 सदस्यीय परिषद देखने को मिलती है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में, वैदेशिक क्षेत्र में, जनगणना के क्षेत्र में, व्यापार, कालाबाजारी, क्रय विक्रय कर में 5-5 लोगों की एक टीम हुआ करती थी, ये सदस्य परिषद हुआ करती थी। हमने मौर्यों की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन अगर हमें देखना है तो वहां पर हमें प्रशासनिक इकाइयां देखने को मिलती हैं, केंद्र, प्रांत, मंडल, जिला, ग्राम के स्तर पर हमें नौकरशाही अथवा राज के अधिकारियों की चर्चा मिलती है, तीर्थ, अध्यक्ष, अमात्य जैसे अधिकारी। मौर्य काल में लोक कल्याणकारी राज्य के तत्व हमने देखे, जो कि अर्थशास्त्र में क्या वर्णन है और अशोक के अभिलेखों में क्या क्या वर्णन है। तो अर्थशास्त्र में कई वर्णन है, जैसे अर्थशास्त्र में जनता के कल्याण को राजा का नैतिक उत्तरदायी बताया है, राजा को अपनी जनता की सुरक्षा समृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए आदि। अशोक के जो अभिलेख है उसमें कई तरीके के वर्णन है, जैसे अशोक ने अपना प्रजा को अपनी संतान बताया है, वृक्ष लगाना, इस तरीके की चीजें। तो आज हमने यहाँ पर मौर्य साम्राज्य
लगभग पूरा पढ़ चुके हैं हम। बस एक जो छोटी सी डिस्कशन है वो ये वाली रह जाती है, जिसमें हम लोग प्रशासनिक इकाइयां और ये सब देखेंगे। इसके लिए हम एक छोटी सी क्लास बनाएंगे, वो आप मैप के थ्रू समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।